Okay, namaskar, dear students. Am I audible? Just give a thumbs up. Okay. So today we are going to discuss about the OPRA. This recent change has been done by the Australian Pharmacy Council. सबसे पहले हमें ये स्टार्ट जो थॉट प्रोसेस है उसको इस तरह से देखना है कि दिस इज़ रियली पॉजिटिव चेंज हैज़ बीन मेड बाय द ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल. दिस पॉजिटिव चेंज इन सो मेनी डिफरेंट वेज. ओके, तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव चेंज है, उसको नेगेटिवली नहीं देखना है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, the fundamental changes has been made in align with what the pharmacist responsibility to practice in a patient care center. तो उसके हिसाब से ही पूरे चेंजेस हुए हैं. ओके, तो आज का जो अभी हम जो वेबिनार कर रहे हैं, दिस वेबिनार हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. Parts 1, we are going to discuss all the general information about the examination, general information about the syllabus and kind of stuff. So that is going to give you the overview of what kind of changes has been made by the Australian Pharmacy Council. सेकेंड पार्ट है वो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल सिलेबस को एनालाइज करेंगे और सिलेबस में बड़े अच्छे चेंजेस है, बड़े ही पॉजिटिव चेंजेस है. ओके, तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. लेट्स वी स्टार्ट विद द बेसिक चेंजेस इन द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर. ओके, सबसे पहले तो एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या है. अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ को समझेंगे तो एग्ज़ाम में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे. तो ये 4 मेन पैरामीटर्स के ऊपर एग्ज़ाम में चेंज हुए हैं. सबसे पहला नॉलेज, मतलब फार्मासिस्ट शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्ट्स. कुछ फैक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस किस तरह से की जाती है उसके बारे में पता होना चाहिए. देन मॉनिटरिंग, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो दैट्स द क्लिनिकल एंड पेशेंट केयर के ही रिलेवेंसी में जा रहा है. ओके, मॉनिटरिंग, पेशेंट हेल्थ आउटकम की मॉनिटरिंग के बारे में बात हो रही है. जैसे कि आप अलग अलग बायोकेमिस्ट्री में क्या चेंजेस आते हैं, ये हम जब सिलेबस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स एब्सोल्युटली क्लिनिकल बेस्ड सिलेबस हो गया है पूरी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर. प्रोफेशनलिज्म इज़ लिटिल बिट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्ज़ाम. सेकेंड पार्ट अगर आप देखोगे तो ओपरा एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के जो इश्यूज होते हैं वो, मतलब यहाँ पे लीगल या तो स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो प्रैक्टिस के जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस तरह से नहीं पूछा जाएगा. यहाँ पे ये एग्ज़ाम को जेनरिक एग्ज़ाम माना जाता है, जेनरिक एग्ज़ाम के तरीके से ही पूछा जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? The students, those who have been trained their pharmacy qualification from the outside of the country, they don't have any knowledge at this point about the pharmacy practice existing in Australia and New Zealand. तो यहाँ पे ये बहुत जेनरिक फॉर्मेट से ही एग्ज़ाम रहेगी. हाँ, लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछने का तरीका है वो पेशेंट केयर के ओरिएंटेशन में ही पूछा जाएगा. तो ये भी एक हमें नोट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बिल्कुल पहले की तरह क्लोज बुक एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड है और अप्रूव्ड एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर्स में एग्ज़ाम्स होगी. यहाँ पे एक ही सिंगल पेपर है ऐसा मान के चलो. 120 क्वेश्चंस है. 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एक ही करेक्ट आंसर होगा. 2 hours 30 minutes, मतलब 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस. 5 मिनट्स जैसे पहले भी ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग के लिए जो आपको टाइम दिया जाता था वो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा. एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए आपको 2 hours 30 minutes मिलेंगे. ये एक बड़ा चेंज है. दिस इज़ द बिग चेंज. ओके, रैंडम एलोकेशन, अगर आप देखोगे तो मल्टीपल लाइव सेशंस ऑफ द एग्ज़ाम्स, मतलब बहुत सारे डिफरेंट पेपर्स होंगे
जो अभी एग्ज़ाम के टाइम पे हर एक स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग जगहों पे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो पहले अगर मान लीजिए कि टाइम जो जियोग्राफिकल टाइम के जो चेंजेस थे, वो टाइम के चेंजेस के हिसाब से जिस तरह से कुछ पॉइंट्स बदलते थे, कि मान लो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टाइम में डिफरेंस है, तो ये सारे इश्यूज अब नहीं रहेंगे, ऐसा समझो। क्योंकि इतने सारे पेपर्स होंगे, मतलब मल्टीपल लाइव वर्जन ऑफ द एग्जाम्स। दूसरा, क्वेश्चंस जो है वो भी रैंडम फॉर्म से आएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके रिस्पॉन्सेस, उसके क्वेश्चंस दूसरे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन से बिल्कुल अलग रहेंगे। हालांकि वो एक क्वेश्चन डेटा बैंक से ही क्वेश्चन को फेच करेंगे, पर अलग अलग पेपर्स होंगे और क्वेश्चंस रैंडम फॉर्मेट में होंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन द एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस, उसमें उतना बड़ा कोई पॉइंट हमें नहीं थिंक करने के लिए। ओके, मल्टीपल लाइव वर्जन्स, रैंडम ऑर्डर्स ऑफ क्वेश्चंस। सिलेबस में बहुत अच्छा बदलाव आया है। दैट्स अ वेरी गुड चेंज इन द सिलेबस। एग्जाम कंटेंट हैज़ बीन डिफाइंड इन 5 डिफरेंट एरियाज, और उसमें थेराप्यूटिक्स एंड पेशेंट केयर जो 45% वेटेज पर है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी 15% पर है, और बायोमेडिकल साइंस 20% पर है। अगर हम ये तीनों को कंबाइन करें, ओके, तो अराउंड अबाउट 80% is related to the patient care. Okay, 80% is पेशेंट केयर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में से पूछा जाएगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, ये बेसिकली हमारा फार्मास्यूटिक्स है, ऐसा मान के चलो। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर और सिंथेसिस वाला जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट चला गया है, ऐसा मान के चलो। मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो पेशेंट केयर के ओरिएंटेशन में जो भी आता है वो हिसाब से पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सूटिक्स 10% का हो गया। फार्माकोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स, स्पेसिफिकली काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट when you are working in a clinical settings like in hospitals. Okay, तो यहाँ पे आपको 10% के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से देखें तो खास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है पेशेंट केयर के ओरिएंटेशन में। ये एक तरह से बहुत अच्छा और पॉजिटिव बदलाव है। तो अब तक एक सिलेबस में बदलाव आया है, दूसरा जो एग्ज़ाम की थोड़े बहुत जो पैटर्न्स हैं उसमें बदलाव आया है। ओके, एग्ज़ाम में जेनरिक नाम ही पूछे जाएंगे, ब्रांड नेम्स नहीं पूछे जाएंगे। अर्लियर स्टेज पे भी वही था, ब्रांड नेम ही पूछे जाते थे। यूनिट्स, एब्रीविएशंस, कुछ स्टैंडर्ड जो अप्रूव्ड है वो हिसाब से पूछेंगे, एसआई यूनिट्स में ही आएंगे। ओके, दूसरे जो एफिथकेरी और अदर यूनिट्स में आपके कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। जो भी क्वेश्चंस हाईलाइट करने होते हैं वो इस तरह से बोल्ड फॉर्मेट्स में ही लिख के आएंगे, जो पहले भी इसी फॉर्मेट से आता था। ओके, अब किसी भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जनरली ये 3 टाइप की कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव से पूछे जाएंगे। ज़्यादातर आप सब लोग जानते हो कि फार्मेसी में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है। ड्रग्स के नाम याद रखने होते हैं, कुछ जो कॉमन से ड्रग्स है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स याद रखनी होती है, उसकी इंटरेक्शंस याद रखनी होती है, उसके बाद उसके कुछ डोजेस फॉर्म स्पेशलाइज्ड होते हैं वो याद रखने होते हैं, और कुछ डोजेस भी याद रखने होते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल का मैक्सिमम डेली डोज क्या है। तो इस तरह से डिजॉक्सिन माइक्रोग्राम में होता है, पैरासीटामोल 4 ग्राम तक ले सकते हो। इसको बोलते हैं हम फैक्ट्स। तो आप एग्ज़ाम में फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन अबाउट 55% रहेंगे। वो तो पहले भी ऐसे ही होता है, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। दूसरा जो कॉम्प्रिहेंशन, उसका मतलब आप किसी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हो, उसको कॉम्प्रिहेंड करते हो, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी अबाउट 30%। एप्लीकेशंस, जो कॉन्सेप्ट है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बेस पर क्वेश्चंस, अबाउट 15% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पार्ट। तो अगर आप एग्ज़ाम की क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर देखोगे तो फैक्ट्स,
कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशंस के बेस पर पूछे जाएंगे। ये पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन उस तरह से उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क बनाया है एग्जाम का, दैट फ्रेमवर्क इज एब्सोल्युटली इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट्स कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स टू मीट the minimum standards to practice as a pharmacist, minimum standards to practice as a pharmacist। इसके अगेंस्ट में आपको इवैल्यूएट करते हैं, नहीं कि दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में। ओके, तो ये पार्ट है, आप फैक्ट्स में से इतना याद रखोगे। एग्ज़ाम स्कोरिंग को देखोगे तो स्केल्ड स्कोरिंग सिस्टम, अब ये स्कोरिंग सिस्टम जो है वो पूरा साइकोमेट्रिक बेस पर से हो गया है। अब यहाँ पे जो स्कोरिंग एब्सोल्यूट नंबर्स पर नहीं है, यस एब्सोल्यूट नंबर्स पर नहीं है। आपको ये याद रखना है, जैसे कि 120 क्वेश्चंस है तो उसमें से 90% क्वेश्चन स्कोरिंग के लिए यूज़ होंगे और 10% क्वेश्चंस है वो ब्लैंक क्वेश्चन, या तो उसको आप बोलते हो कि नॉन स्कोर्ड क्वेश्चंस। उसमें से 10% मतलब 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका आपके पास फेल में कोई वैल्यू नहीं होगी, और बाकी के जो 108 क्वेश्चंस है उसके बेस पर आपका इवैल्यूएशन होगा। ओके, तो हर एक पेपर के बेस पर से ये जो उसके यूनिक 108 क्वेश्चंस हैं उसके बेस पर से वो जजमेंट लेंगे। तो स्केल्ड स्कोरिंग सिस्टम है। स्केल्ड स्कोरिंग सिस्टम में क्या होता है, ये एक स्केल है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो कॉम्पिटेंसी, इसको बोलते हैं हम 100% कॉम्पिटेंट। ये जो पॉइंट है फॉर एग्जांपल 50, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज। तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल साइकोमेट्रिक एनालिटिकल टूल की मदद से ये हर एक जो इंडिविजुअल का जो पेपर्स है उसको एनालाइज करके बेस्ड अपॉन जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे पेपर्स का इवैल्यूएशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक एरिया में बहुत अच्छा कर रहे हो, दूसरे एरिया में आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरे थ्रू आउट सारे पांचों कॉम्पिटेंसी एरियाज में आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा और उसके बेस पर से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी के मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर है तो आप पास हो जाओगे। ये इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, ये तो एक समझने का जरिया बना रहे हैं हम। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो लोग आपकी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स है उसके अगेंस्ट में मेजर करेंगे, नहीं कि एक पर्सन के दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में इवैल्यूएट करेंगे। उस तरह से इवैल्यूएशन नहीं होगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस मीट द पासिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द रैंडमली एलोकेटेड एग्जाम, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट करना जरूरी है। 90% स्कोर्ड, अनस्कोर्ड वाले 10%, डिस्ट्रीब्यूशन इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि ये 12 क्वेश्चन है जिसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा, वो रैंडमली होंगे और पांचों के पांचों सब्जेक्ट एरियाज में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आपके पेपर में कोई क्वेश्चन है जो रैंडम है, दूसरे के लिए वो रैंडम नहीं होगा, वो स्कोर्ड क्वेश्चन होगा, ऐसा हो सकता है। ये मॉडल एफपीजी एंड नेप्लेक्स में इस तरह से ही मॉडलिंग चलती है। नेप्लेक्स जो एफपीजी का मॉडल है वो भी इसी तरह से होता है, 75% उसको स्कोर बोलते हैं। ओके, तो ये स्कोर स्केल बेस्ड इवैल्यूएशन एफपीजी में होता ही है और वही स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके यहाँ पे भी आपका इवैल्यूएशन होगा। ओके, तो प्रीटी मच यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोटा सा 2-3 चेंजेस है। एक तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस अनस्कोर्ड होंगे, दूसरा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें एक अच्छा बदलाव आया है, तीसरा जो एग्ज़ाम के बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में कुछ उतना फ़र्क नहीं है, सिलेबस में चेंज हुआ है और पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पहले 2 सेक्शन थे 100 के, वो अभी 120 का एक क्वेश्चन सेक्शन हो गया और इवैल्यूएशन की पैरामीटर चेंज हुआ है। रिजल्ट्स में किस तरह से होगा, रिजल्ट्स आपका 4 वीक्स के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट में डिटेल स्कोरिंग नहीं होगी, आप सक्सेसफुली पास हुए हो या अनसक्सेसफुल हो वो बताया जाएगा और वो 1 महीने के बाद और आपको ईमेल से उसकी माहिती मिल जाएगी।
तो यहाँ पे उतना कुछ खास स्ट्रेस लेने वाला पार्ट नहीं है। अब हम सिलेबस को अच्छे से देखते हैं। और पार्ट 2, द डिटेल सिलेबस एनालिसिस ऑफ द ओपरा, that is very very interesting and important.